नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि एक बार ऐसा पढ़ो कि फिर पढ़ना ना हो। चलिए उसी सीरीज को शुरू करते हुए हम आज टॉपिक लेकर के आए हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये थ्योरी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्योट के साथ। कहता है, डिमांड इज नॉट जस्ट डिजायर, इट इज डिजायर बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। ठीक है ना? क्या कह रहा है कि डिमांड जो है वो डिजायर ही नहीं है। ठीक है ना? इस डिजायर के पीछे क्या है? कहते हैं कि एबिलिटी है। ठीक है ना? भुगतान करने की जो एबिलिटी है वो है, और भुगतान करने की जो इच्छा है वो भी है। यानी कि समझिए डिमांड किसको कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि डिमांड के लिए हमें 3 चीज़ों की जो है आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना? डिमांड के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना? एक तो क्या, कि उसको खरीदने की हमारी इच्छा हो, ठीक है ना? दूसरा क्या, दूसरा ये कि उसको खरीदने की इच्छा के साथ-साथ उसको खरीदने की परचेज़िंग पावर भी हो। यानी कि उतना पैसा भी हो हमारे पास, उतना पैसा भी हो कि हम उस डिज़ायर को पूरा कर सकें। यानी कि एक चीज़ तो हो गई कि उस चीज़ को हमें पाने की इच्छा है, डिज़ायर है। दूसरा, उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट बजट भी है, ठीक है ना? और तीसरा, कि वो सफिशिएंट बजट जो है, वो हम उस डिज़ायर पर खर्च कर लें, उसकी एबिलिटी भी हो। यानी कि विलिंगनेस टू पे भी हो, विलिंगनेस टू पे भी हो, ठीक है ना? तो जब विलिंगनेस टू पे होगा, तो हम बोलेंगे कि वो हमारी डिमांड है। तो कई बार आप ये देखते हैं दोस्तों कि डिमांड का जो है, उसको कई बार बोला भी जाता है विलिंगनेस टू पे, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं आज का। क्या कहता है? कहता है इन इकोनॉमिक्स डिमांड रेफर्स टू, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स में जो डिमांड है वो शब्द जो है वो क्या कहता है? अर्थशास्त्र में माँग से क्या तात्पर्य है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है डिजायर फॉर ए कमोडिटी, ठीक है ना? एबिलिटी टू पे, ठीक है ना? क्वांटिटी डिमांडेड एट ए स्पेसिफिक प्राइस, नन ऑफ दीज। ठीक है? आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताता हूँ इसका। देखिए, आप कह रहे हैं कि डिजायर किसी चीज का, आपको जो इच्छा है वो आपकी मांग है। नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया पीछे कि डिजायर जो है वो आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे चाँद को पकड़ना आपकी डिजायर हो सकती है, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते ना, ठीक है? यानी कि डिजायर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फुलफिल हो, ठीक है? एबिलिटी टू पे, हम किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता रखते हैं, ठीक है? तो क्षमता रखने से क्या, हम उस वस्तु को खरीद नहीं रहे हैं, इसलिए वो हमारी डिमांड जो है वो नहीं होगी, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि हमने मात्रा माँग ली है। किस पर? एट ए स्पेसिफिक प्राइस, एक निश्चित कीमत पर। यानी कि मैं ये कहूँ, ये कोई पेन है और इसकी कीमत ₹10 है, तो इसकी प्राइस जो है वो निश्चित होगी ₹10, ठीक है? और मैंने इस ₹10 पर, इस ₹10 प्राइस पर, ठीक है ना, मैंने इसकी डिमांड कर ली, इसको माँग लिया है, मैं इसको परचेज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं पैसे देने को रेडी हूँ। यानी कि यहाँ मेरी 3 चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। एक, कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, इसलिए तो खरीद रहा हूँ, इसलिए तो पैसे जो है इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ, ठीक है ना? दूसरी बात। तीसरा, कि वो पैसा होने से क्या, उस पैसे को खर्च करने की जो एबिलिटी है, विलिंगनेस टू पे है, वो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यानी कि ये तीनों चीजें जब एक जगह मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिमांड, ठीक है ना? तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वांटिटी डिमांडेड एट ए स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है? इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? कहता है डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर प्राइस एंड ए स्पेसिफिक टाइम period. Mere desire or ability without willingness to buy at a price is not demand. ठीक है ना? क्या कहता है? देखिए, मांग को हमेशा एक विशेष कीमत और एक विशिष्ट समय अवधि के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। कीमत पर खरीदने की इच्छा के बिना केवल इच्छा या क्षमता मांग नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑप्शन जो ए है वो सिर्फ कह रहा है कि मेरी डिजायर है, मैं उस चीज को खरीदूं,
ठीक है? लेकिन उसके पास इनफ पैसा है, नहीं है, हमें नहीं पता। यानी कि उसके पास में हो सकता है कि मेरी इच्छा है कि मैं अमेरिका खरीद लूँ, मेरी इच्छा है कि मैं अमेरिका खरीद लूँ, लेकिन अमेरिका मैं खरीद नहीं सकता। इसका मतलब वो मेरी डिज़ायर है, ठीक है ना? हाँ, कोई व्यक्ति जो है वो ₹5 का पेन खरीद सकता है, उसके पास इतना पैसा है, ₹5 है कि वो पेन खरीद ले, लेकिन वो पेन खरीदना नहीं चाहता, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है कि उसके पास भुगतान करने की क्षमता तो है, लेकिन वो उस पर खर्च करना नहीं चाहता है। तो माँग क्या होगी? यानी कि डिज़ायर, मैं पेन खरीदना भी चाहता हूँ, मेरे पास ₹5 भी हैं और वो ₹5 मैं खर्च भी कर रहा हूँ, यानी कि वो योग्यता भी है, विलिंगनेस टू पे भी है। तो मैं ये कहूँगा कि वो मेरी डिमांड है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है? कहता है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज़ एन, ठीक है ना? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन, ठीक है ना, डैश 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 रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना? तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमारा क्या था, गिवन बाय जो है वो है हमारा डॉक्टर मार्शल, ठीक है ना? मार्शल ने ये लॉ दिया, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डॉक्टर मार्शल ने दिया। इनकी जो बुक आई थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक आई थी, इस बुक के अंदर डॉक्टर मार्शल ने जो है ये नियम दिया है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना? लॉ ऑफ डिमांड। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो डॉक्टर मार्शल की जो बुक है वो कब प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना? कब पब्लिश हुई थी, ठीक है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है इनवर्स रिलेशन होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है पॉजिटिव रिलेशन होता है और ऑप्शन डी कहता है कि देयर इज नो रिलेशन। चलिए, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि सेट्रस पेरिबस, ठीक है ना, अन्य बातें समान रहने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर मार्शल। क्या? अन्य बातें समान रहने पर, समान रहने पर, इसके लिए डॉक्टर मार्शल जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं दैट इज सिट्रस पेरिबस, ठीक है ना? सिट्रस पेरिबस, ठीक है? इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिट्रस पेरिबस, कि अन्य बातें समान रहें, केवल और केवल कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है। कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। यानी कि कीमत और मांग में उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, इनवर्स, ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है ना? इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है? यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाता है। क्या कहता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि सेट्रिस पेरिबस आपको जब मैंने बताया था, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है? यही आपकी जो एनसीईआरटी है वो इसको कहती है कि जिस दिशा में इनकम मूव करती है उसी दिशा में डिमांड मूव करती है, ठीक है ना? जिस दिशा में इनकम मूव करती है उसी दिशा में डिमांड मूव करती है। तो, ठीक है ना? क्या कहा? तो, ठीक है? तो डिमांड यानी कि जो प्राइस मूव करेगा, ठीक है ना? तो प्राइस मूव करेगा तो उसके इनवर्स में डिमांड मूव करेगी, ठीक है ना? यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी, सॉरी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि प्राइस और डिमांड में उल्टा संबंध होता है। लेकिन वो उससे पहले एक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, एक पूरी जो मैं ये कहूँ कि शब्दों का समूह इस्तेमाल कर रहा है, एक लाइन, एक वाक्य जो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? वो कहता है कि जिस दिशा में इनकम मूव करती है, उसी दिशा में आपकी माँग मूव करती है। तो जहाँ इनकम मूव करती है, वहीं माँग मूव करती है। इसका मतलब वो कहता है कि जो वस्तु है, वो हमारी है सामान्य वस्तु, ठीक है ना? क्योंकि सामान्य वस्तुओं के संबंध में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है ना? कि सामान्य वस्तुएँ जो होती हैं, उसी के मामले में हम ये पढ़ते हैं कि जब इनकम आपकी बढ़ती है या इनकम किसी व्यक्ति का इनकम का स्तर लेवल जो है वो बढ़ता है, तो वो व्यक्ति जो है उसकी डिमांड ज़्यादा करता है। किसकी? जो आपकी सामान्य वस्तुएँ हैं, नॉर्मल गुड्स जो होती हैं, ठीक है ना? नॉर्मल गुड्स के मामले में हम ये कह सकते हैं कि इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड जो है वो
ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है द डिमांड कर्व जनरली स्लोप, ठीक है ना? तो डिमांड कर्व जो है वो जनरली स्लोप करता है। तो आपको पता है डिमांड कर्व जो है वो आपके अकॉर्डिंग टू गुड्स होते हैं, ठीक है ना? कि एक गुड के मामले में ऐसा होगा और उस इंफीरियर गुड के मामले में ऐसा होगा, गिवन गुड के मामले में आपको पता है ऐसा होगा। ठीक है, तो आप ये देखते हैं तो यहाँ जनरली जो है वो ऐसा होता है। कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना? यहाँ आप डायग्राम बना लेंगे कि भई ये कह रहे हैं कि लेफ्ट से राइट अपवर्ड होता है, ये डिमांड कर्व होता है। तो आप कहेंगे कि ये तो गिवन गुड्स के मामले में होता है, ये कहता है कि डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना? लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड होता है, ये डिमांड कर्व जो है आपका नॉर्मल गुड्स के मामले में होता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ आप ये कहेंगे एक्स एक्सिस के इक्वल जो है वो डीडी होता है आपका। परफेक्ट कंपटीशन में आप जो है एआर इज इक्वल टू डीडी इज इक्वल टू पी देखते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस तो आप ये कहेंगे कि ये तो इन इलास्टिक हो गया ना, ठीक है? तो आप ये डिमांड कर्व जो है वो बना लेते हैं और तो आप ये पता कर पाते हैं कि जनरली जब हम पढ़ते हैं डिमांड कर्व की थ्योरी तो हम कहते हैं कि प्राइस और डिमांड में, ठीक है ना? यहाँ हम लेते हैं क्वांटिटी को, यहाँ हम लेते हैं प्राइस को, तो हम कहते हैं कि ये कोई प्राइस था तो इसमें हम ये डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड हमारी जो है वो बढ़ गई। यानी कि एक ये पॉइंट बना और एक ये पॉइंट बना, जब इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो हम कहते हैं हमारा डिमांड कर्व जो है वो ड्राइव हो जाता है। और ये जनरली जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है हम यहाँ देख सकते हैं। क्या कहता है कि दिस डाउनवर्ड स्लोप इंडिकेट द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यह नीचे की ओर ढलान कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध को प्रकट करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप को बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड से हमारा यहाँ तात्पर्य है, देखिए जहां आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर को पढ़ते हैं तो वो जो डिमांड चैप्टर है वो इंडिविजुअल डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स केंजियन इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको टर्म्स देखने को मिलती है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है? तो यहाँ पहले हम समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है एक वस्तु के संबंध में एक व्यक्ति की मांग, ठीक है ना? या कुछ लोगों की मांग, जिसको हम मार्केट डिमांड भी बोल देते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो गुड है वो क्या है? सिंगल है। यानी कि एक वस्तु के संबंध में जो भी मांग हमारी होती है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है? लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, केंजियन इकोनॉमिक्स में, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वस्तुओं के लिए एक साथ डिमांड को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है? चलिए ये कह रहा है इंडिविजुअल डिमांड के लिए डिटर्मिनेंट्स जो है वो क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए जो है वो कहता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम जो है वो होती है, वो डिसाइड करती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरे वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो जो है उसकी मांग का डिटरमिनेंट है। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, जो उनके टेस्ट रुचि हैं और प्राथमिकताएं हैं वो हैं। या ये कहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव जो है ये सभी जो है वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि जो इंडिविजुअल डिमांड होती है उसके डिटर्मिनेंट्स जो है ये सारे के सारे हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फैशन, ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा जो आप पढ़ते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं कि डिमांड जो है वो डिपेंड करती है प्राइस पर, खुद के प्राइस पर डिपेंड करती है, कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पर जो है डिपेंड करती है, टेस्ट पर करती है एंड एक्सपेक्टेशंस पर भी करती है, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो है वो डिमांड को क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है टी एंड कॉफी आर द एग्जांपल ऑफ। चाय और कॉफी जो है वो किसके उदाहरण है? ठीक है, तो चाय और कॉफी के उदाहरण को समझने से पहले हम ये देखिए क्या कहता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ए कहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के उदाहरण है, बी कहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के उदाहरण है, सी कहता है गिवन गुड्स के हैं और डी कहता है इंफीरियर गुड्स के हैं, ठीक है? तो आपको पता होता है दोस्तों कि जो गुड्स होती हैं वो हमारी, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड के मामले में हम उनको देख लेते हैं, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दो वस्तुएं मिलकर के किसी एक काम को पूरा करती हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दो वस्तुएं मिलकर के एक काम को पूरा करती हैं। तो जैसे कि आप इसका एग्जांपल देखते हैं, सुई धागा देखते हैं, कार पेट्रोल देखते हैं, इंक और पेन देखते हैं, ठीक है ना? कलम दवात देखते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, या मैं कहूँ कि लेफ्ट पैर का जूता और राइट पैर के जूते को आप देखते हैं, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है? तो बी जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो कहते हैं कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आप ये देखिए कि मान के चलिए कि मेरे को कैमरे की नीड है, लेकिन मेरे पास अच्छा मोबाइल है, तो कैमरा ना लेकर के मैं मोबाइल से ही फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। यानी कि कैमरे के स्थान पर मैंने मोबाइल का जो है इस्तेमाल कर लिया। दैट इज़ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेना, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, ठीक है? गिवन गुड्स आपको पता है कि जो आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है, उसका जो आपका एक्सेप्शन है, ठीक है ना? वो आपकी गिवन गुड्स होती हैं, और गिवन गुड्स जो है वो गिवन गुड्स नहीं होती, वो गिवन बिहेवियर होता है। जो बहुत गरीब व्यक्ति होता है, जब वो बहुत गरीब होने की वजह से जब किसी वस्तु के प्राइसेज़ बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो वो फिर भी जो है बढ़ी हुई प्राइसेज़ को ज़्यादा खरीद लेता है, क्योंकि उससे ही उसका जो है वो गुज़ारा जो है वो निश्चित होता है। इस वजह से गिवन गुड्स जो हैं वो होती हैं, इंफीरियर गुड्स जो है वो घटिया प्रकार की वस्तुओं को कहते हैं। जब इनकम बढ़ती है तब भी लोग इनको जो है खरीदना कम कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पूछा गया है टी एंड कॉफ़ी, तो आप देखते हैं कि चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉफ़ी के स्थान पर हम चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो था, ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कहती है एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना। तो यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस। अगर चाय की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हैं, डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीजेस, तो कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। इसमें आप देखन करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के मामले में, ठीक है ना? प्राइस जो है वो एक्स का बढ़ेगा, डिमांड जो है वो वाई की बढ़ेगी। तो यहाँ पर प्राइस भी बढ़ा और डिमांड भी बढ़ी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन पाया। ये जो पॉजिटिव रिलेशन है, ये किस मामले में आता है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के मामले में बात, ठीक है ना? सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये ध्यान का लेना है। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हम करते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हम करते हैं, तो पी का प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो वाई की कम हो जाएगी। क्यों? ये आप मान करके चलिए, पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो कार की मार्केट पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और कार जो है वो लोग कम खरीदेंगे, ठीक है ना? यानी कि प्राइस तो बढ़े पेट्रोल के, और क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई कार की, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आप देखते हैं कि नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना? तो ये किस मामले में? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में, ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में ये सिचुएशन होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के मामले में ये सिचुएशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहते हैं गुड्स दैट आर डिमांडेड टुगेदर, जो वस्तुएं एक साथ मांगी जाती हैं टू सेटिस्फाई ए वांट आर कॉल्ड, ठीक है ना? तो एक साथ मांगी जाती हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, यानी कि वे वस्तुएं जिनकी मांग किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक साथ की जाती है, यानी कि दो वस्तुएं मिलकर के एक काम को पूरा करती है। तो आप बताएंगे कौन सी गुड होती है? ऑप्शन ए कहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, ऑप्शन बी कहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, ऑप्शन सी कहता है नॉर्मल गुड्स होती है, और ऑप्शन डी कहता है कॉम्पिटिटिव गुड्स होती हैं। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दो वस्तुएं मिलकर के एक कार्य को पूरा करती हैं। चलिए, इसकी जो है एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, इफ द प्राइस ऑफ वन राइजेज द डिमांड फॉर द अदर फॉल्स, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है फॉर नॉर्मल गुड्स द इनकम इफेक्टिव, ठीक है ना? तो नॉर्मल गुड के मामले में जैसे मैं पहले बता के आया था आप लोगों को कि जब नॉर्मल गुड्स होती हैं, ठीक है ना, नॉर्मल गुड्स होती हैं, तो नॉर्मल गुड्स के मामले में इनकम इफेक्ट जो है वो कैसा होता है, ठीक है? अभी समझाता हूँ, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है कि नेगेटिव होता है, ऑप्शन बी कहता है कि पॉजिटिव होता है, ऑप्शन सी कहता है कि जीरो होता है, ऑप्शन डी कहता है कि इन्फिनाइट होता है, ठीक है ना? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, या अनंत होता है। तो नॉर्मल गुड्स के मामले में हम ये बात करते हैं कि जब इनकम बढ़ती है, ठीक है ना, जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है, ठीक है ना,
वो भी बढ़ती है। तो यानी कि इनकम भी बढ़ी और डिमांड भी बढ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। यानी कि बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, कम होगा तो ये भी कम होगी। यानी कि इन दोनों के अंदर हम ये कह सकते हैं, कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। कौन-सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। ठीक है ना? नॉर्मल गुड्स के मामले में जो इनकम इफेक्ट होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है, पॉजिटिव। और यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। कहता है कि एज इनकम इंक्रीज द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीज, एज इनकम फॉल्स डिमांड फॉल्स। जैसे जैसे आय बढ़ती है सामान्य वस्तु की मांग भी बढ़ती है, जैसे जैसे आय घटती है मांग भी घट जाती है। यानी कि आप ये कहेंगे कि इनकम इफेक्ट या इनकम जो है वो पॉजिटिव होता है। रिलेशनशिप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है फॉर इंफीरियर गुड एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम लीड्स टू। ठीक है ना? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि घटिया वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता क्या है। अब देखिए, आप अमीर हो रहे हैं, ठीक है ना? आपकी इनकम जो है वो बढ़ रही है और आप क्या घटिया वस्तु खरीदेंगे? नहीं। आप कहेंगे कि गरीबी में बहुत खरीद ली हमने, तो अब अमीरी में तो हम घटिया वस्तु खरीदेंगे नहीं। यानी कि हम अमीरी में तो क्या करेंगे? अच्छी वस्तुओं को खरीदेंगे। यानी कि घटिया वस्तुओं को हम छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे-जैसे हमारी इनकम राइज़ होगी, वैसे-वैसे हम घटिया वस्तुओं की डिमांड जो है वो कम कर देंगे। ठीक है? तो आप ये ध्यान करेंगे, ये क्या कह रहा है? इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम तो डिक्रीज इन डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड। ठीक है ना? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना? किसकी? डिक्रीज इन डिमांड किसकी? इंफीरियर गुड की। ठीक है ना? ध्यान करना। चलिए, यहाँ पर आज इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है गिवन गुड्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ। ठीक है ना? गिफन गुड जो है वो एक स्पेशल विशेष प्रकार की गुड्स है और वो किसका विशेष प्रकार है? यानी कि इनमें से कौन सी गुड का विशेष प्रकार है? तो आप ये देखते हैं, ठीक है ना, कि जो लग्जरी गुड्स होती हैं वो तो इनकम बढ़ने से, ठीक है ना, उनकी डिमांड बढ़ती है लग्जरी गुड्स की। जैसे जैसे आप अमीर होते गए, आपने एसी लेना शुरू कर दिया, आपने लग्जरी गाड़ियां लेना शुरू कर दी, यानी कि आप लग्जरियस होते गए, है ना? यानी कि ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे इनकम बढ़ेगी, आप लग्जरी गुड्स जो है उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। ठीक है ना? जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो ज्यादा करते हैं। ठीक है ना? ठीक है? तो आप ये कहेंगे कि नॉर्मल गुड और लग्जरियस गुड जो है उन दोनों की डिमांड तो इनकम बढ़ने के साथ में बढ़ती है। ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे कि भई इनकम इफ़ेक्ट तो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है ना? यानी कि इनकम इफ़ेक्ट तो आपका कहेंगे ना, इंफीरियर गुड का जो घटिया वस्तुएँ हैं उनका आप देखते हैं नेगेटिव होता है। ठीक है? तो गिवन गुड्स जो होती हैं वो इंफीरियर गुड का एक पार्ट होती हैं। ये आप ध्यान करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना? गिवन गुड आर ए स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड। ठीक है ना? इंफीरियर गुड। ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हो कि गिवन गुड आर हाइली इंफीरियर गुड वेयर द नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वायलेटिंग द लॉ ऑफ डिमांड। और आपको पता है, ठीक है ना, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है ये लॉ ऑफ डिमांड का। कौन? गिवन गुड्स जो हैं, गिवन गुड जो हैं वो एक्सेप्शनल है, और गिवन गुड भी आप कह सकते हैं और इंफीरियर गुड को भी आप जो है ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो है वायलेट करती हैं द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना? उसका उल्लंघन करती हैं लॉ ऑफ डिमांड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना? दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर कॉज्ड बाय। देखिए, दो प्रकार की चीजें होती हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। यहाँ मैं आपको एक चीज बताने चाहूंगा कि आपने लो ऑफ डिमांड पढ़ा, ठीक है ना? तो आप कहते हैं डिमांड जो है वो फंक्शन है। डिमांड जो है वो फंक्शन है किसका? प्राइस का, यानी कि खुद की कीमत का। ठीक है ना? फिर आप कहते हैं रिलेटेड जो आपकी गुड्स होती हैं उनके प्राइस का। आप कहते हैं कंज्यूमर की इनकम का। आप कहते हैं टेस्ट का। आप कहते हैं इंटरेस्ट का। आप कहते हैं फैशन का ना, सो ऑन। आप कहते हैं कि भाई ये चीजें हैं जो डिमांड को डिटरमिनेट करती हैं ना। यानी कि डिमांड इन सभी का फंक्शन है। लेकिन जब हम लो ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, ये जितनी भी चीजें हैं, रिलेटिव प्राइस ऑफ, रिलेटिव गुड्स के प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर के फैशन,
रुचि, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी क्या है, सिट्रस वेरिएबल्स यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है ना, स्थिर है। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रहा है प्राइस में। जब प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड जो है उसमें चेंज होता है, उसको हमने लो ऑफ डिमांड कहा। तो यानी कि हमने ये कहा कि हम जो है लो ऑफ डिमांड पर चलते हैं, यानी कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है ना, ये हमारा डिमांड कर्व है। हम ए पॉइंट पर हैं, ठीक है ना, और एक पॉइंट है बी पॉइंट, यानी कि ए और बी दो पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम ए पॉइंट से, ये देखिए आप, यहाँ ये क्वांटिटी डिसाइड हो रही है क्याउ नॉट, ठीक है, और यहाँ ये क्वांटिटी डिसाइड हो रही है दैट इज क्याउ वन, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हम ए पॉइंट से जब बी पॉइंट की ओर आते हैं, ठीक है ना, तो हमारी जो डिमांड है वो क्याउ नोट से क्याउ वन हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ेगी। लेकिन किस वजह से, क्योंकि यहाँ से जो है वो प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, ये प्राइस जो है वो कम हुआ, तो यहाँ पर हमारी डिमांड जो है वो बढ़ी। यानी कि हम इसको बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड, क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है ना, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब हम यहाँ देखते हैं, हम एक और डिमांड ग्राफ ड्राइव करते हैं, ठीक है, और इस डिमांड कर्व पे हम वापिस से कहते हैं कि ये हमारा जो है वो ए पॉइंट है और ये हमारा जो है वो बी पॉइंट है। हम कहते हैं कि पहले हम इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी जो है क्याउ ए जो है वो डिमांड कर रहे थे, फिर प्राइस बढ़ने से हमने जो है वो क्याउ बी जो है वो क्वांटिटी जो है वो की। तो ये पी ए प्राइस है, ये पी बी प्राइस है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे क्या कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि भी प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो है वो क्याउ ए से हो कम होकर के क्याउ बी हो जाएगी, यानी कि हमारी जो यहाँ पर डिमांड है वो कम हो गई। इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमने पढ़ा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यहाँ हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, लेकिन दोनों में हम यहाँ देख रहे हैं किसको, सेल्फ की प्राइस को, यानी कि खुद की कीमत को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ध्यान करना है चेंज इन ऑन प्राइस, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है तो खुद के कीमत से वो चेंज होता है, और जब इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात आती है तो खुद की कीमत को छोड़कर अन्य जितने भी डिटर्मिनेंट हैं उनसे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। चलिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। चेंज इन ऑन प्राइस, दिस इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यस, इसको एक और नाम से कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है ना। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहता है प्राइस फॉल लीड्स टू एक्सपेंशन और प्राइस राइज लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इंडिकेट, ठीक है ना, ये ध्यान करना क्या कह रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व, वो क्या बताता है, यानी कि मांग वक्र में दाईं ओर खिसकाव जो है वो दर्शाता है, ठीक है ना, क्या दर्शाता है, डिक्रीज इन डिमांड को दर्शाता है, इंक्रीज इन डिमांड को दर्शाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। चलिए आपको बहुत बार मैंने कहा है कि पढ़े ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना। तो हाँ, हम जब भी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि डायग्राम के बगैर इकोनॉमिक्स जो है वो अधूरी है। ये तो आप डायग्राम बनाएंगे, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है ना, ये आपका डिमांड कर्व है, ये दाईं साइड है, और ठीक है ये बाईं साइड है, ठीक है, ये दायां है ये बायां है, क्या कह रहा है, दाईं ओर खिसकाव होना चाहिए, दाईं ओर खिसकाव यानी कि इधर खिसकाव होगा, है ना, इधर खिसकाव होगा, तो दाईं ओर खिसकाव हमने किया, ये देखो ये डिमांड करो हमने, है ना, डिमांड बदली है। आप यहाँ देखेंगे कि पहले हम इस प्राइस के ऊपर, ठीक है ना, इस प्राइस के ऊपर ये डिमांड कर रहे थे, ठीक है ना, अब इसी प्राइस के ऊपर हम ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। पहले डिमांड कर रहे थे हम क्याऊ ए, अब डिमांड कर रहे हैं क्याऊ बी, यानी कि क्याऊ ए से क्याऊ बी जो है हमारी डिमांड बढ़ गई, लेकिन प्राइस क्या है, सेम, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिमांड करो हमारा जो है यहाँ से शिफ्ट होकर के D1 हो गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि इन डिमांड जो है वो क्याऊ ए से बढ़ी है ना, ठीक है ना, क्याऊ ए से बढ़ करके क्याऊ बी हुई। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हमने पीछे देख ही लिया, प्राइस में चेंज की वजह से होता है, ठीक है। तो डिक्रीज कब होगा, अगर ये डिमांड करो दाईं ओर शिफ्ट ना होकर के बाईं ओर शिफ्ट हो जाता, तो इसी प्राइस पर हम जो है वो कम डिमांड कर पाते,
कम डिमांड कर पाते तो ये आपकी कहलाती है डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि दाईं ओर किसका हुआ है, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है। ये राइट वर्ड हमने यहाँ शिफ्ट करवाया, ये हमने यहाँ शिफ्ट करवाया और हमने देखा कि डिमांड हमारी जो है वो क्या हुई, ए से क्या हुई, इतना बढ़ गई है, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं, क्या कहता है, शिफ्ट अकर्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कि प्राइस को छोड़ करके और भी कुछ चीजें जो है वो सारी चेंज होने से, कहता है इनकम राइज, इनकम बढ़ सकती है, ठीक है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ सकती है, ए राइट वर्ड शिफ्ट मींस मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, ठीक है ना। वहां आपने देखा कि प्राइस को हमने जो है वो सेम ही रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कहता है, और ये मेरे को लगता है कि आपको बड़ा ही आसान लग रहा होगा कि हम पीछे पढ़ करके आ गए हैं, सिट्रस पेरिबस, ठीक है। डॉक्टर मार्शल ने जब लॉ ऑफ डिमांड दिया तो वहां इस शब्द का जो है वो इस्तेमाल किया, सेट्रस पेरिबस। इसका क्या मतलब होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए कहता है प्राइस इज कांस्टेंट, की प्राइस कांस्टेंट है। बी कहता है इनकम इज वेरिएबल, इनकम जो है वो बदलती रहती है। और ऑप्शन सी कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है। और ऑप्शन डी कहता है डिमांड इज कांस्टेंट। तो आपको पता है डॉक्टर मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, ऑफ इकोनॉमिक्स में जो लॉ ऑफ डिमांड दिया, लॉ ऑफ डिमांड, वहां हम इन शब्दों को देखते हैं, सेट्रस पेरिबस को हम जो है वहां देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। और वो कहता है कि अदर्स थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ आप इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि इट इज एन assumption यूज्ड इन लॉ ऑफ डिमांड टू आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड बाय होल्डिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। यानी कि ये कहता है कि हम वहां पर जो है प्राइस जो है वो कैसे डिमांड को अफेक्ट कर रही है, या प्राइस जो है वो कितना इफेक्ट कर रही है, उस इफेक्ट को जो है मेजर कर पाते हैं, ठीक है ना, उसको हम देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द वेबलन इफेक्ट इज, ठीक है। तो ये वेबलन इफेक्ट जो है वो डॉक्टर वेबलन ने दिया था, ठीक है ना, ये ध्यान करना। और ये दिया था कि बहुत ही ज्यादा अमीर दिखने के लिए हम जो करते हैं, ठीक है ना। यानी कि मेरे हाथ में जो है एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महंगा मोबाइल है, ठीक है। मैं उसको मोबाइल को जब हाथ में लूंगा तो मैं उसको ऐसे ऐसे दिखाऊंगा, है ना। आपने सुना हुआ है कहानी में कि किसी व्यक्ति ने जो है वो अपने उंगली में जो है वो सोने का रिंग डाल लिया, और वो बार बार जब भी उससे कोई पूछे तो वो उंगली को वैसे करके बोलता है कि वो बात थी, वो बात थी, वो था, ऐसा था, ऐसा था। यानी कि वो उंगली को आगे रखता है ताकि लोग देखे कि उसने जो है वो सोने का जो रिंग है वो डाल रखा है। इट मीन्स कि जो लोगों को ऐसे लगता है कि भाई ये जो चीज है वो बहुत महंगी है और ये जो है मेरे को शो ऑफ करना है, ठीक है ना। तो उस चीज़ों के लिए वेवलन ने कहा कि लोग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, यानी कि शो ऑफ के लिए भी लोग जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, ठीक है ना, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, ठीक है ना, प्रेस्टिजियस गुड्स, ठीक है। तो गिफन इफेक्ट जो है वो जुड़ा हुआ है कॉन्स्पिशियस कंजप्शन से, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है ना, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्या कहता है, rich people demand more of prestige goods like diamond, luxury car when their prices rise to show off status, ठीक है ना। कहते हैं जब उन वस्तुओं की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब उन वस्तुओं के प्राइस बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक सोसाइटी में अमीर लोगों के लिए प्रेस्टिजियस की कारण, यानी प्रतिष्ठा की बात बन जाती है। जब वो प्रतिष्ठा की बात बन जाती है, नाक की बात बन जाती है, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा महंगी चीजों को ज्यादा खरीदते हैं ताकि वो शो ऑफ कर पाए, ताकि वो ये दिखा पाए कि आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, मैं बहुत अमीर हूँ, है ना। तो ये उनके लिए है जो स्टेटस को शो ऑफ करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आप प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, दिखावटी उपभोग या कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, ठीक है। और ये कहता है कि दिस इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, और ये भी एक्सेप्शंस हैं। तो वेबलन गुड्स एक्सेप्शन है, इंफीरियर गुड एक्सेप्शंस है, गिवन गुड जो है वो भी लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये आपकी स्क्रीन पर जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसके इसको जब आप पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, जो डिमांड कर्व होता है
आपने देखा है, ठीक है ना? वो डाउनवर्ड क्यों होता है? उसके पीछे क्या बात है? ठीक है? तो आप ये कहेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इसके पीछे रीज़न है। आप कहेंगे इनकम इफेक्ट जो है वो इसके पीछे रीज़न है। या आप ये कहेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो इसके पीछे रीज़न है। या ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही इसके पीछे रीज़न है। ठीक है? तो आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि जैसे-जैसे आप एक वस्तु का इस्तेमाल करते जाते हैं, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, कम होती चली जाती है। ठीक है? फिर आ जाता है ऑप्शन बी जो कहता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि आप जो हैं, जैसे-जैसे आपके पास पैसा आएगा, ठीक है ना? तो आप जो है वो उस नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं, ठीक है ना? या मैं ये कहूँ कि जब आपकी रियल इनकम बढ़ती है, ठीक है ना? क्योंकि प्राइस कम होने से आपका रियल इनकम बढ़ जाता है। आप ज़्यादा खरीद पाते हैं। जब आपकी रियल इनकम बढ़ती है, उसको आप बोलते हैं इनकम इफेक्ट। जब आपकी रियल इनकम बढ़ती है, तो आप ज़्यादा डिमांड कर पाते हैं। ठीक है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि आप जो है रिलेटिवली महँगी वस्तु को छोड़ कर के रिलेटिवली जो सस्ती वस्तु होती है, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो आप कहेंगे कि ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही रीज़न हैं डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप होने के पीछे। ठीक है ना? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी जो है इसका रीज़न है, इनकम इफेक्ट भी इसका रीज़न है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी जो है इसका रीज़न है। ठीक है? तो यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोप इज कॉज्ड बाय डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि विलिंगनेस टू पे लेस फॉर एक्स्ट्रा यूनिट, रियल इनकम इफेक्ट, ठीक है ना? परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है आपकी, एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि सभी हैं, ऑल ऑफ द अबव जो है आपकी डिमांड कर्व को डाउनवर्ड शिफ्ट करने के पीछे के रीजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं मार्केट डिमांड इज, ठीक है ना? तो मार्केट डिमांड जो है वो क्या है या उसको कैसे हम मेजर करते हैं? तो आप ये ध्यान करना, ठीक है ना? तो जब मार्केट डिमांड हम करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि भई ये किसी ए व्यक्ति की डिमांड है, ठीक है ना? और प्राइस मैं ये ले लेता हूँ ये लाइन को, ठीक है ना? इस प्राइस पर ये कोई क्वांटिटी की मांग है, क्या वो ए, ठीक है? ए व्यक्ति की, ठीक है? येलो से ले रहा हूँ मैं अभी, बी व्यक्ति को येलो से दिखा रहा हूँ। ये जो है वो बी व्यक्ति है जिसकी डिमांड है उस सेम प्राइस पर, ठीक है ना? किसी गुड्स को लेकर के, ठीक है ना? क्या वो बी, ठीक है? अब हम इन दोनों को जो है वो ऐड करते हैं, यानी कि क्या वो ए वाले को और बी वाले को। प्राइस क्या है? यही है ना, प्राइस सेम है, ठीक है ना? इस प्राइस को लेकर के जा रहे हैं हम, ठीक है? इस प्राइस को लेकर के जा रहे हैं, ठीक है? तो हमने कहा कि ये टोटल मार्केट की डिमांड है। टोटल मार्केट की डिमांड है। टोटल मार्केट की डिमांड है तो हम कहेंगे कि इतना तो इसने लिया, ठीक है ना? तो हमने कहा कि भई इतना तो लिया इसने, ठीक है? और इतना लिया बी ने। हमने कहा कि ये लिया बी ने, तो टोटल तो इतना ले लिया ना इस प्राइस पे, ठीक है ना? इस प्राइस पे टोटल इतना ले लिया, तो हमने कहा कि भई ये जो पॉइंट है वो इस प्राइस पे इस क्वांटिटी को दिखा रहा है। यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ से डिमांड कर्व जो है वो मार्केट का होकर के जाएगा। डिमांड ए और बी बोथ, ठीक है? तो हमने जो है इसको समेशन किया है, इसको जोड़ा है, कैसे? यहाँ से जोड़ा है ना, यहाँ से जोड़ा है, ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है? यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, करते हैं क्रॉस डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है ना? क्रॉस डिमांड, देखिए डिमांड क्या है? क्रॉस आरडी, ठीक है? तो जब डिमांड क्रॉस डिमांड की बात आती है तो हम कहते हैं प्राइस तो एक्स गुड का और डिमांड वाई गुड की, ठीक है ना? प्राइस एक्स गुड का, डिमांड वाई गुड की। तो आपको पता है कि प्राइस एक्स गुड का और डिमांड वाई गुड की, तो ये दो चीजों के संबंध में हो सकता है। या तो गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट हों, सब्स्टिट्यूट गुड्स हों, कि सब्स्टिट्यूट गुड में आप देखते हैं कि पी एक्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डी वाई की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना? या फिर गुड्स जो है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जब होगी तो आप कहेंगे कि भाई प्राइस एक्स का बढ़ेगा तो वाई की डिमांड भी कम हो जाएगी, है ना? तो यहाँ हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए कहता है डिमांड एंड प्राइस ऑफ आउन कमोडिटी, तो खुद की डिमांड और प्राइस होगी तो कमोडिटी क्रॉस डिमांड कैसे होगा? ठीक है, डिमांड एंड इनकम, तो ये भी नहीं होगा। डिमांड फॉर एक्स, एक्स की डिमांड है और कीमत वाई की है, यस यहाँ भी हम ये कह रहे हैं, यहाँ मैंने जो है वो प्राइस एक्स का ले लिया, डिमांड वाई की ले ली। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि भाई प्राइस वाई का, डिमांड एक्स की, सीधी सी बात है, यानी कि इन दोनों में क्या है? क्रॉस,
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा, डिमांड फॉर एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई गुड। ठीक है, यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। क्या कहता है, कहता है कि gross demand refers to the change in demand for one good due to a change in the price of a related good, substitute और complementary। यानी कि आड़ी मांग से तात्पर्य है उस संबंधित वस्तु स्थानापन्न या पूरक की कीमत में बदलाव के कारण एक वस्तु की मांग में बदलाव से है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं x जो है वो वस्तु की कीमत और y वस्तु की डिमांड, या x वस्तु की डिमांड और y वस्तु की कीमत। ठीक है ना, तो ये दोनों ही मामलों में जो है आपकी आड़ी लोच होती है, आड़ी मांग जो है वो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो हम पढ़ करके आए थे लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन, एक तो हमने पढ़ी थी वेबलन गुड जो है वो भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। ठीक है, इंफीरियर गुड जो है वो भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। गिफन गुड जो है वो भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। तो यहाँ कहता है ऑप्शन ए जो है वो नॉर्मल गुड, ऑप्शन बी जो है वो गिफन गुड, ऑप्शन सी जो है वो नेसेसरी गुड, ऑप्शन डी जो है वो आप कह सकते हैं चीप गुड्स। ठीक है ना, चीप गुड्स। ठीक है, तो आपको पता ही है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट हो जाता है। गिफन गुड्स जो है वो आपकी लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है। ठीक है ना, वो उस नियम का अपवाद है। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जनरली जो लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड वो कहता है कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। लेकिन जब आप गिफन गुड्स में पढ़ते हैं तो गिफन गुड्स में जो लॉ ऑफ डिमांड में आप गिफन गुड्स का जो डिमांड करो आप पढ़ते हैं, डिमांड करो आप पढ़ते हैं अपवर्ड, ये वाला। ठीक है ना, तो ये गिफन गुड्स के मामले में है। ठीक है, और ये नॉर्मल गुड्स के मामले में है। जनरली जो आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो डिमांड कर्व जो होता है ऊपर से नीचे, ठीक है ना, आपका इनवर्स रिलेशनशिप शो करता हुआ डाउनवर्ड होता है। यहाँ आपका जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप को बताते हुए गिफन गुड्स का अपवर्ड होता है। तो आप देखते हैं क्या कहता है कि फॉर गिवन गुड्स डिमांड इंक्रीजेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेज। यानी कि जब प्राइस बढ़ते हैं, आप देख लीजिए जब प्राइस जो है ये था तो ये डिमांड थी, जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड जो है बढ़ करके ज्यादा हो गई, जब और बढ़ा तो डिमांड बढ़ करके और ज्यादा हो गई, है ना। तो यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे जो है डिमांड बढ़ गई थी, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड का वोलेटिंग द इनवर्स रिलेशनशिप। ये तो इनवर्स रिलेशनशिप को बता रहा है, ये जो है आपका क्या बता रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप का अपोजिट है। ठीक है ना, तो गिवन वस्तुओं के लिए कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। ऊपर की ओर झुकने वाला मांग वक्र होता है जो विपरीत संबंध का उल्लंघन करता है। यानी कि इस नियम का जो है वो उल्लंघन कर रहा है ये गिवन गुड्स। ठीक है, तो इसलिए ये गिवन गुड्स जो होती हैं वो मांग के नियम का अपवाद होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है इफ द डिमांड फॉर ए गुड डज नॉट चेंज एट ऑल विद ए चेंज इन प्राइस इट इज कॉल्ड। ठीक है ना, कहता है यदि कीमत में बदलाव के साथ वस्तु की मांग में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो ये लोच की बात आ गई, इलास्टिसिटी की बात आ गई। इसी को हम जो है जो ये कह रहा है उसी का हम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना, आप ये ध्यान करना, ये कहता है कि ये प्राइस है कोई और इस प्राइस पर हम जो है ये कोई डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, इस प्राइस पर हम ये कोई डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये कहता है कि भाई इफ द डिमांड फॉर ए गुड डज नॉट चेंज, कहता है डिमांड जो है वो गुड की चेंज नहीं हो रही जबकि चेंज हो रहे हैं प्राइस। ठीक है ना, तो हम ये ले लेते हैं कि प्राइस कम हुआ तो भी डिमांड इतनी थी और प्राइस जब ज्यादा हुआ तो भी डिमांड इतनी थी, यानी कि डिमांड जो है वो ऐसी बनी हुई डी डी, है ना। इसका मतलब आप पढ़ते हैं इलास्टिसिटी को, जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं, ठीक है ना, जो वर्टिकल होता है इसका मतलब होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। तो हम कहेंगे कि हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा डिमांड कर्व क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में वापिस से यहाँ बना देता हूँ। ठीक है ना, ये कहता है कि ये डिमांड कर्व होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इस डिमांड कर्व को देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये कोई प्राइस था, जब इससे प्राइस बढ़ा तब भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, जब प्राइस इससे कम हुआ तब भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि डिमांड की जो मांग जो है वो आपकी उतनी की उतनी बनी हुई है। तो आप कहते हो इसको परफेक्टली इन इलास्टिक है। इन दिस केस द डिमांड कर्व इज ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है ना, हेयर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब होता है यहाँ बच्चों दवाइयों से। ठीक है ना,
तो जो ज़िंदगी बचाने वाली दवाइयाँ होती है, जब उनकी आवश्यकता होती है, चाहे उनके कितने ही प्राइस क्यों ना हो जाए, उनको बचाने ज़िंदगी बचाने के लिए हम उनको हाई प्राइसेज़ पर भी खरीद लेते हैं, ठीक है? इसलिए ऐसी जो है नेसेसरी गुड्स होती हैं, उनकी लेस इलास्टिक होती है और बहुत ही ज़्यादा लाइफ सेविंग जो आपकी दवाइयाँ हैं, उनकी जो है वो इनइलास्टिक होती है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कहता है व्हेन डिमांड इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन इनकम, ठीक है ना? कहते जब इन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जब इनकम इंक्रीज होती है, तो डिमांड का शिफ्ट, ठीक है ना? इनकम के बढ़ने से डिमांड जो है वो बढ़ रही है, ठीक है? तो आपको यहाँ फिर से एग्जांपल वो जो है आपका डायग्राम बना लेना है आपको, ठीक है? डायग्राम बनाते टाइम आपको ध्यान करना है कि जो बात कही गई है बस उसको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये कहता है कि ये कोई डिमांड करो, ठीक है? और इस कोई कीमत पर ये क्वांटिटी हम ले रहे हैं, ठीक है ना? तो ये कहता है कि डिमांड इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज इन इनकम, तो इसने प्राइस को कांस्टेंट माना है। तो प्राइस को यही रखेंगे और डिमांड को बढ़ा देंगे। ये देखो यहाँ से मैंने डिमांड को बढ़ा दिया, प्राइस को क्या रखा? ये हम कहेंगे कि ये तो हम अलग डिमांड करो है ना, डी वन डी वन। इसका मतलब ये हुआ कि राइट वर्ड शिफ्ट हो गई और इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, है ना? पीछे भी हम पढ़ करके आए ये कॉन्सेप्ट। तो इंक्रीज इन डिमांड और राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, तो हम ये कहाँ देखेंगे? ऑप्शन नंबर ए कहता है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ऑप्शन बी कहेगा राइट वर्ड होगा, ऑप्शन सी कहेगा अपवर्ड मूवमेंट होगी, ऑप्शन डी कहेगा डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। तो आप कहेंगे नहीं, ऑप्शन बी इज हियर राइट, क्योंकि ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। राइट वर्ड शिफ्ट होगा एन इंक्रीज इन डिमांड caused by factor other than price like higher income for normal good is shown by right word shift, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच फैक्टर डज नॉट शिफ्ट द डिमांड कर्व, है ना? ये कहता है इनमें से कौन सा जो फैक्टर है, इनमें से कौन सा फैक्टर है, कौन सा कारक है जो डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? यानी कि हम ये कहेंगे कि ये कोई डिमांड कर्व है हमारा, ये कोई डिमांड कर्व है हमारा, ठीक है ना? शिफ्ट करने का मतलब तो यहाँ डिमांड हो जाएगा, यहाँ डिमांड हो जाएगी, ठीक है? या हम ये कहें कि मैं इनको जो है, जो मेन डिमांड कर्व है मैं उसको येलो कर रहा हूँ, ब्लू कर देता हूँ, दिखेगा नहीं, ब्लू कर रहा हूँ। आप ये ब्लू वाले को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? और जो रेड है वो क्या कह रहे हैं, वो शिफ्ट हुए हैं ना, ये शिफ्ट हुए, ठीक है? आगे की तरफ भी जाना शिफ्ट कहलाता है, पीछे की तरफ भी जाना शिफ्ट ही कहलाएगा, ठीक है? तो कहता है कि इनकम, जब इनकम बढ़ेगी तो आप कहते हैं कि नहीं राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, इनकम कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। आप कहेंगे टेस्ट या रुचि, ठीक है ना? तो जब रुचि बदलेगी तब भी जो है ये शिफ्टिंग आपको देखने को मिलती है। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन जब आप होती है तब भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब प्राइस की बात आती है तो हम देखते हैं कि हम इस कीमत पर थे, सपोज कीजिए ये कोई कीमत थी और इस पे हम इतना खरीद रहे थे। तो जब प्राइस कम होगा तो हम कहते हैं कि प्राइस कम होने से हम इससे यहाँ आ जाते हैं, यानी कि ए पॉइंट से बी पर या बी पॉइंट से ए पर, यानी कि मूवमेंट अलोंग द कर्व करते हैं, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि हमारी जो ऑप्शन नंबर सी है प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी कहता है ए चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ वाज ए मूवमेंट अलोंग द कर्व, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नॉट शिफ्ट, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। जितना आप हमारे को हौसला अफजाई करेंगे हम उतनी ही आपके लिए अच्छी और बहुत जल्द वीडियो लाने की आपके लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? मैं आपको फिर से कहता हूँ पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।